जंबो आइस में आप सबका स्वागत है और आपका स्वागत है हमारी इस लेक्चर श्रृंखला जिसका नाम है दैनिक समाचार संक्षिप्त में। इस लेक्चर श्रृंखला में हम हर रोज के जो समाचार हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, उन्हें मात्र 20 मिनट में पूरा करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं आप सिविल सेवा परीक्षाओं के छात्र हैं और आपके लिए समय बहुत कीमती है। इसीलिए हर रोज हम करंट अफेयर्स करेंगे मात्र 20 मिनट में। इससे आपके करंट अफेयर्स भी होते जाएंगे और आपकी परीक्षा की भी तैयारी होती जाएगी, क्योंकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। चलिए, 13 अगस्त के अखबार को हम करेंगे, 13 अगस्त 2024। और हमारे इस दिन के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें हमें करना है, जिन्हें हमें पढ़ना है, वो इस प्रकार है। ठीक है, तो विषयों की सूची देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि एक आर्टिकल आया था अखबार में केरल के यहूदी समुदायों के बारे में, क्योंकि केरल में यहूदी समुदाय बस 15 ही रह गया है। इनकी जो जनगणना है या इनकी जो आबादी है वो सिर्फ 15 लोगों की रह गई है। एक समय में केरल में बहुत सारे यहूदी रहते थे, परंतु अब वो सारे इजराइल जा चुके हैं। तो केरल में यहूदी समुदाय की आबादी बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए केरल के यहूदी समुदाय के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी है इस आर्टिकल ने। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रांत के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो समुदायों से लोग आते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम इसे करेंगे। फिर तुंगभद्र बांध में कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। एक जो द्वार है तुंगभद्रा बांध का वो टूट गया है और उससे आगे वाला जो एरिया है वहां पे बाढ़ की संभावना है। तो हम इसको देखेंगे, तुंगभद्रा नदी कौन सी है, तुंगभद्रा बांध क्या है। ये हमारे बस भूगोल के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। फिर अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें निकाल दिया गया। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने 2023 में ये कहा था कि यदि वह अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे दें, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप दें, तो अमेरिका कभी भी उन्हें बाहर नहीं निकलने देगा, उन्हें प्रधानमंत्री के पद से कभी निकलने नहीं देगा। इस बात से ये साबित हो रहा है या ये आशंका लगाई जा रही है कि शेख हसीना जी के बाहर होने में अमेरिका का हाथ हो सकता है। ये अभी तक बस ये एलिगेशन ही है, परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि सेंट मार्टिन द्वीप क्या है, तो हम उसे देखेंगे। और हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उनकी एक रैंकिंग आती है और वो रैंकिंग जो है शिक्षा मंत्रालय NIRF रैंकिंग के तहत निकालता है। तो NIRF रैंकिंग अभी आई है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 4 विषय हम आज पढ़ेंगे। तो पहले विषय से शुरुआत करते हैं, केरल के यहूदी समुदाय। अब केरल के यहूदी समुदाय क्यों समाचारों में थे? क्योंकि क्वीनी हेलेगुआ एक महिला थी जो बहुत वृद्ध उम्र में पहुंच गई थी। उनकी कोची में उनका निधन हो गया। वह केरल के एक समय की जीवंत परदेसी यहूदी समुदाय की अंतिम महिला थी। तो एक समुदाय है परदेसी यहूदी समुदाय समुदाय वह केरल का है और यह उनकी अंतिम महिला थी। अब इनके बाद इनके जो भतीजे हैं कीथ, वह इकलौते इंसान रह चुके हैं इस समुदाय के जो भारत में है। एक समय था 1940 के दशक में 20,000 से 50,000 तक की आबादी थी यहूदियों की भारत में। आज 4,000 से 5,000 ही रह गए हैं। और ये 4,000 से 5,000 भी केरल में नहीं है, ये महाराष्ट्र और गोवा के कोंकणी तट के मराठी भाषा बोलने वाले ये बेने इज़राइल समुदाय है। ठीक है, तो बेने इज़राइल समुदाय के ही ये 4,000 5,000 सदस्य रह गए हैं। केरल के जो यहूदी थे वो तो अब रह ही नहीं गए। कुल मिला के 14-15 केरल में यहूदी रह गए हैं। ठीक है, अब देखिए, बेने इज़राइल समुदाय महाराष्ट्र में है। ठीक है, परंतु बेने इज़राइल समुदाय भारत में यहूद सबसे पुराने यहूदी नहीं है। सबसे पुराने यहूदी केरल के ही यहूदी हैं। और केरल में यहूदियों के 2 समुदाय हैं। एक तो है आपके मालाबार यहूदी, मालाबार यहूदी, दूसरे हैं परदेसी यहूदी। ठीक है, तो 14 मालाबार यहूदी रह गए हैं केरल में और एक परदेसी यहूदी कीथ, ये रह गए हैं। तो 15 यहूदी रह गए हैं। अब इनकी जो संख्या है वह इतनी कम क्यों हो गई? कभी किसी जमाने में 50,000 के आसपास इनकी संख्या होती थी भारत में, अब इनकी संख्या कम क्यों हुई है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि केरल में इनकी संख्या कम क्यों हुई है। तो देखिए, केरल में 2 यहूदी समुदाय थे, मैंने आपको बताया, एक मालाबार समुदाय, एक परदेसी यहूदी समुदाय। अब 1948 में इजराइल बना।
और इजराइल एक यहूदी देश है। इजराइल तो ये कह के बना था कि दुनिया में जितने भी यहूदी हैं उनके लिए हमने एक देश बनाया है। तो भारत के केरल में बहुत सारे परदेसी यहूदी तो यहाँ चले गए, बहुत सारे मालाबारी यहूदी भी इजराइल चले गए। तो 1950 के दशक से केरल के अधिकांश यहूदी इजराइल चले गए। अनुमान के अनुसार आज भी 4000 इजराइल के ऐसे नागरिक हैं जो केरल से आए हैं, जिन्हें कोचिनिम कहते हैं इजराइल में। ठीक है। अब देखिए, जो यहूदी होते हैं उनके जो मंदिर होते हैं, उनके जो आराधनालय होते हैं, आराधनालय, यह इन्हें सिनेगॉग कहते हैं। और ये सिर्फ केरल में 7 सिनेगॉग रह गए हैं। देखा जाए तो सबसे पुराना सिनेगॉग 1567 में बना था। मटनचेरी जो केरल में एक है, ये सबसे पुराना सिनेगॉग है, सबसे प्राचीन सिनेगॉग में से एक है। केरल में अब बस 7 सिनेगॉग रह गए हैं और सभी के सभी अब सरकार के नियंत्रण में है, क्योंकि उनमें आराधना करने के लिए यहूदी ही नहीं बचे। तो सरकार ने उन्हें बचाए रखने के लिए इन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है। 14 मालाबार यहूदी और 1 परदेसी यहूदी बचे हैं। अब देखिए, मालाबार यहूदी के बारे में बात करें तो मालाबार यहूदी तो 1000-2000 साल से केरल में रह रहे हैं। परंतु जो परदेसी यहूदी हैं, इनका नाम परदेसी इसलिए है क्योंकि ये 15वीं या 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। और ये कहां से आए थे? स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल जो 2 देश हैं, इन्हें आइबेरियन प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों देशों से ये लोग आए थे, पलायन करके भारत आए थे 15वीं-16वीं शताब्दी में, परदेसी यहूदी। और ये आए क्यों थे? क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल के उस समय के जो शासक थे वह कैथोलिक क्रिश्चियन थे। और कैथोलिक क्रिश्चियन उस जमाने में यहूदियों से नफरत करते थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। इसीलिए ये यहूदी भारत आ गए और भारत में इनके खुले बाहों से इनका स्वागत किया गया और ये भारत में ही सेटल हो गए। ठीक है। बाद में परदेसी यहूदी शुरुआत में तो मालाबारी यहूदियों के साथ रह रहे थे, बाद में इन्होंने कहा हम अलग हैं, आप अलग हैं, तो इन्होंने आपस में शादियां करनी भी बंद कर दी थी। तो इसीलिए ये अलग दिखते भी हैं, परदेसी यहूदी। और मालाबार यहूदी बहुत सालों से केरल में रह रहे हैं, तो वो भी अलग दिखते हैं। ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भारत में यहूदियों की 3 मुख्य समुदाय हैं। एक तो आपके हो गए परदेसी यहूदी, जिनका बस एक इंसान रह गया है, ज्यादातर इजराइल चले गए। दूसरे आपके मालाबार यहूदी, और तीसरे जो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट पे जो यहूदी रहते हैं, मराठी बोलते हैं, जिनका नाम है बेने बेने इजराइल का समुदाय। तो यही 3 मुख्य समुदाय रह गए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय पे आते हैं, तुंगभद्र बांध। अब देखिए, कर्नाटक के कोप्पल जिले में तुंगभद्र बांध के निचले हिस्से में शनिवार देर शाम बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। और ये बाढ़ की चेतावनी इसलिए जारी की गई क्योंकि इस बांध में पानी को रोकने के लिए कुल 33 फाटक हैं, कुल 33 द्वार हैं। उनमें से एक द्वार टूट चुका है, जिसकी वजह से पानी का बहाव बढ़ गया है और इसके निचले हिस्से में बाढ़ की आशंका बताई जा रही है। अब हमारे लिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुंगभद्रा बांध क्या है, तुंगभद्रा नदी क्या है। चलिए पहले तो बात करते हैं तुंगभद्रा नदी के बारे में। तो देखिए, तुंगभद्रा नदी जो है वह पश्चिमी घाट से निकलती है। कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है, वहां पे तुंग नदी और भद्र नदी के मिलने से तुंगभद्र नदी बनती है। ठीक है। तो तुंग नदी और भद्र नदी मिलती हैं शिमोगा जिले में, पश्चिमी घाट में, और वहां से तुंगभद्र नदी निकलती है। यह तुंगभद्र नदी काफी एरिया तक तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा बनती है, और उसके बाद कृष्णा नदी में ये जाके मिल जाती है। आंध्र प्रदेश में संगमलेश्वरम एक जगह है, वहां पे कृष्णा नदी में ये तुंगभद्रा नदी जाके मिल जाती है। ठीक है। यह कर्नाटक और आंध्र के बीच की सीमा बनता है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 70,000 वर्ग किलोमीटर है। तो यह भी आपने याद रखना है, काफी ज्यादा बड़ा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तुंगभद्र बांध के बारे में कि यह तुंगभद्र नदी पे कब बना था। तो तुंगभद्र जलाशय मुख्य रूप से कर्नाटक के विजयनगर जिले में 378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह है जो अंक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, बस ये याद रखना कि कर्नाटक के विजयनगर जिले में बनाया गया है। ये दक्षिण भारत के प्रमुख जलाशयों में या बांधों में से एक है जो सिंचाई के लिए पानी प्रदान करता है, औद्योगिक उपयोगों के लिए पानी प्रदान करता है, और ये पीने के पानी भी प्रदान करता है कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश के लिए। इसका निर्माण का कार्य 1945 में शुरू हुआ था, 1953 में खत्म हो गया था। अब इस बांध को चलाने के लिए तुंगभद्र बोर्ड की स्थापना की गई थी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा। बोर्ड में कितने मेंबर हैं? तो बोर्ड के एक तो होंगे अध्यक्ष, वह तो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे, और अध्यक्ष के अलावा 4 और मेंबर हैं। एक केंद्र सरकार से आएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश से आएगा, तीसरा कर्नाटक से आएगा और चौथा तेलंगाना से आएगा। ठीक है, तो यह तुंगभद्र बांध के बारे में आपकी जानकारी। चलिए तीसरे विषय पे रुक करते हैं, सेंट मार्टिन द्वीप। अब ये समाचारों में क्यों था? देखिए, अभी आपको पता है कि शेख हसीना जी को बाहर निकाल दिया गया है ना। अब 2023 में भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, बहुत ज्यादा तो नहीं, मैनेजेबल विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो 2023 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इससे क्या वो बाहर जा सकती हैं, सवाल ये था। तो इस प्रश्न के उत्तर में शेख हसीना ने कहा कि वह कभी भी बाहर नहीं जा सकती, कभी भी उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा यदि वह सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी में कुछ जो द्वीप हैं उनका कंट्रोल अगर अमेरिका को दे देगा, तो अमेरिका ये देखेगा कि यह शेख हसीना कभी बाहर ना हो। ये 2023 में उन्होंने कभी कहा था। अब आज एक अखबार ने उनकी इस जो स्पीच है उसको उठा के अखबार में प्रकाशित कर दिया, और इससे अब ये बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं था शेख हसीना को निष्कासित करने में। यह अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इन अटकलों के जो सबूत हैं वो किसी को नहीं पता है, पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। यहां तक कि शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, मनगढ़ंत है, झूठा है, शेख हसीना ने कभी ऐसा नहीं कहा, पर यह अखबार कहता है कि कहा है और हमने बिल्कुल उनकी स्पीच से ही उठाया है। अब ये जो पूरा विवाद है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रश्नों के हिसाब से सेंट मार्टिन द्वीप क्या है। तो सीधा रुक करते हैं सेंट मार्टिन द्वीप। यहां आप नक्शे में देख सकते हैं, यह है बांग्लादेश और म्यांमार, इनकी जो सीमा है, इसके पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है कॉक्स बाजार। ठीक है, कॉक्स बाजार के पास एक द्वीप है बहुत छोटा सा जिसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। ये म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के बीच में ही है और ये इसका जूम्ड वर्जन है। ठीक है, अब ये बंगाल की खाड़ी में है और ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के बीच में है। इसकी स्थायी आबादी 10,000 है और ये जो क्षेत्र है ये पर्यटकों के लिए, पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है पर्यटन के लिए। और यहाँ पे समुद्री कछुओं का प्रजनन के लिए, प्रजनन क्षेत्र के लिए भी ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय तो नहीं कहूंगा, पर बहुत ज्यादा ये जाना जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो 2 चीजों के लिए सेंट मार्टिन द्वीप जाना जाता है, एक तो पर्यटन के लिए, दूसरा समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस द्वीप को बसाने वाले थे अरब व्यापारी। अरब व्यापारी पूरे दुनिया में घूमते थे, काफी ज्यादा इनका व्यापार चलता था, तो 18वीं शताब्दी में इन्होंने इसे बसाया था। अब व्यापारियों ने जब यहाँ पे सेटल हुए थे तो सबसे पहले इसका नाम रखा था जजीरा, जिसका अर्थ अरबी भाषा में द्वीप होता है। फिर उसके बाद इसका नाम रख दिया नारिकेल जजीरा। नारिकेल अरब भाषा में नारियल को कहते होंगे, तो नारियल द्वीप का नाम रखा क्योंकि यहाँ नारियल के पेड़ बहुत थे। अब 1900 में ब्रिटिश भारत ने एक भूमि सर्वेक्षण किया और फिर इस जो द्वीप को अपने कंट्रोल में ले लिया क्योंकि ब्रिटेन का भारत पे शासन था। उसके बाद जब 1947 में बंटवारा हुआ तो आप जानते हैं बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के पाले में गया, तो ये पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया ये द्वीप। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से एक युद्ध के जरिए, भारत ने भी उस युद्ध में हिस्सा लिया, मुख्य हिस्सा लिया, और उसके बाद यह जो द्वीप है ये बांग्लादेश के नियंत्रण में चला गया। और आज शेख हसीना कह रही हैं कि अमेरिका इसकी मांग कर रहा है और अगर मैं दे देती तो शायद मैं कभी भी बाहर नहीं होती। खैर, ये सिर्फ अटकलें हैं, इनमें सबूत पता नहीं है या नहीं है, हमें उसमें नहीं जाना है। चलिए अब हम आ जाते हैं चौथे विषय में जिसका नाम है NIRF रैंकिंग। अब NIRF रैंकिंग का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये रैंकिंग देते हैं और 16 कैटेगरीज में 16 वर्गों की रैंकिंग देते हैं, जैसे कि एक पूरी ओवरऑल रैंकिंग होगी, फिर खाली विश्वविद्यालयों की रैंकिंग होगी, फिर इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग होगी, मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग होगी, ऐसे ही 16 कैटेगरीज की रैंकिंग निकलती है। ओवरऑल रैंकिंग में पिछले 6 सालों से IIT मद्रास टॉप कर रहा है और जो टॉप 10 है
पूरी की पूरी ओवरऑल रैंकिंग में, उसमें 7 जो इंस्टीट्यूट हैं वो तो आईआईटी ही हैं। उनके अलावा आईआईएससी, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये लोग भी हैं। ठीक है। अब एनआईआरएफ है क्या? तो देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय निकालता है और ये विभिन्न मापदंडों के आधार पे, कुल 5 मापदंड हैं, उनके आधार पे जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनकी रैंकिंग देता है। ठीक है। एनआईआरएफ को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और 19 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अब ये जो 2024 का वर्ष है, इस वर्ष में 16 श्रेणियों में रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है। और पिछले साल 13 श्रेणियों में निकाली गई थी। 3 और श्रेणियां इन्होंने अभी ऐड करी हैं। वो 3 श्रेणियां हैं, मुक्त विश्वविद्यालयों की रैंकिंग होगी अलग से, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग और कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल कॉलेजेस, उनकी रैंकिंग है। ठीक है। बस इतना ही हमें करना है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यही थे हमारे आज के दैनिक समाचार संक्षिप्त में। ठीक है। इसी के साथ लेक्चर को मैं विराम देता हूं, यहां हमारा लेक्चर खत्म होता है। परंतु आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, और वो निवेदन ये है कि इसको रेगुलरली, इस लेक्चर श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मात्र 20 मिनट में आपके सारे करंट अफेयर्स हो रहे हैं और करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, बस यही करते जाइए। ठीक है। यदि आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।